हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऊष्मा के बारे में बात की थी और ऊष्मा का ही जो एक टॉपिक है उसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है ताप या टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के अंतर्गत हम बात करेंगे कि विभिन्न जो टेम्परेचर पैमाने हैं वो किस प्रकार के हैं, या जो विभिन्न तापमापी हैं उनका निर्माण किस तरह से किया जाता है, या उनकी परास यानी तापमान को मापने के लिए वो किस परास तापमान परास पर काम करते हैं। इसके बाद जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, हम बात करेंगे कि जो ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार है वो क्या होता है, कि वस्तुएं जो है वो तापमान या ऊष्मा लेकर के अपने आकृति में परिवर्तन कर लेती है, या उनका आयतन, लंबाई या क्षेत्रफल वगैरह जो है वो थोड़ा बदल जाता है। तो ये जो ऊष्मीय प्रसार है ये क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स पर आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो विभिन्न तरीके हैं तापमापन के, जैसे तापमापन क्या होता है और साथ ही इसके जो विभिन्न तरीके हैं, जैसे तापमान पैमाने वगैरह क्या होता है, और साथ ही तापमान पैमानों के प्रकार कौन कौन से हैं, फिर तापमापी या थर्मामीटर जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, और तापीय प्रसार या जो थर्मल एक्सपेंशन है वो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक तापमान। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने बात की थी कि तापमान किसी वस्तु का वह गुण है जो यह बताता है कि वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। यानी अगर किसी वस्तु के अंदर ऊष्मा उपस्थित है तो उस ऊष्मा की मात्रा को बताने के लिए हम वस्तु के जिस गुण का उपयोग करते हैं वह गुण तापमान कहलाता है। यानी तापमान एक इंडिकेटर है, एक संकेतक है जो यह बताता है कि किसी वस्तु में ऊष्मा कम है या ज्यादा है। अगर किसी वस्तु में ऊष्मा का मान अधिक है तो उसका तापमान अधिक होगा, और अगर किसी वस्तु में ऊष्मा का मान कम है तो उसका तापमान भी कम होगा। और एक पॉइंट हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तो यहां पर एक पॉइंट है कि जो वस्तु का वह गुण जो यह बताता है कि वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, ताप कहलाता है। अतः ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को बताता है। यानी ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में आती है तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तो ये पॉइंट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है ताप मापन या टेम्परेचर मेजरमेंट। देखिए, साधारण जो तरीका है कि हम किसी वस्तु को छूकर ही बता सकते हैं कि उसका तापमान कम है या ज्यादा है, लेकिन इससे हमें एक आइडिया लगता है कि कोई वस्तु ज्यादा गर्म है, कम गर्म है, या इस तरह से मध्यम दर्जे की गर्म। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट पॉइंट्स में बताना हो, या हमें इस तरह से बहुत पास पास वाले दो तापों में अंतर करना हो, तब हम ताप के मापन का उपयोग करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि विभिन्न जो इस तरह से यंत्र वगैरह हैं या विभिन्न जो पैमाने वगैरह हैं उनका उपयोग करते हैं। तो इस पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि ताप को मापने के लिए कौन कौन से पैमाने दिए गए हैं, उन पैमानों का निर्माण किस तरह से हुआ है, और साथ ही विभिन्न पैमानों में आपस में क्या संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पॉइंट कि ताप मापन, टेम्परेचर मेजरमेंट। देखिए, टेम्परेचर मेजरमेंट इस प्रकार के तापांतर को मापने हेतु प्रयुक्त विधियों को ताप मापन या तापमान हेतु प्रयुक्त यंत्रों को तापमापी कहते हैं। तो दो पॉइंट है कि जो विधियां हम यूज करेंगे उन्हें हम ताप मापन तथा इसके लिए जो यंत्र उपयोग करेंगे उन्हें हम तापमापी या थर्मोमीटर कहेंगे। ताप मापन में मुख्यतः फारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन या र्यूमर आदि पैमानों का उपयोग किया जाता है। तो दो पॉइंट है, एक तो जैसे हम तापमान के पैमानों को समझेंगे और फिर विभिन्न तापमापियों की जो बनावट है, उनका जो परास है, उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तापमान पैमाने या टेम्परेचर स्केल। जैसे किसी तापमापी से हमें विभिन्न ताप को मापना हो, अलग अलग वस्तुओं के ताप को मापना हो, अलग अलग ताप को मापना हो, तो हम
किस प्रकार से अलग अलग पैमानों का उपयोग करते हैं, तो उस पॉइंट को समझते हैं। देखिए, जो भी तापमान पैमाने बनाए जाते हैं उसमें 2 पॉइंट ध्यान में रखे जाते हैं। जैसे अगर हम जल की बात करें तो जल जो है वो ठोस अवस्था से, या आप कहें कि जो बर्फ की अवस्था से द्रव में बदलता है, और द्रव जो है फिर उबल करके वाष्प में बदलेगा। ठीक है, तो 3 प्रक्रियाएं, जैसे बर्फ है और यहां पर जैसे द्रव में जल हो जाएगा, और वाष्प में हम यहां पर भाप या वेपर को ले सकते हैं। तो विभिन्न तापमान पैमानों में क्या एक प्रक्रिया अपनाई जाती है कि अगर जो बर्फ और जल का जो एक तरह से संबंध है, जिस तापमान पर बर्फ जल में बदल जाती है, जिसको हम कह रहे हैं हिमांक। ठीक है, हिमांक, या इस तरह से इसको हम मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो जल से वापस बर्फ बनना ये हिमांक हो जाएगा, और बर्फ से जल में बनना ये क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, या इसे हम गलन बिंदु भी कह सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये दोनों पॉइंट डिस्कस किए थे कि गलन बिंदु और हिमांक बेसिकली एक ही हैं, लेकिन जब ठोस से द्रव में जाते हैं तो उसे हम गलन बिंदु कहेंगे, और द्रव से वापस अगर हम ठोस की तरफ आते हैं तो उसे हिमांक कहेंगे। तो टेम्परेचर वाइज दोनों समान है, बस जो है दिशा के हिसाब से इनके नाम रखे गए। फिर उसके बाद में द्रव से वाष्प में बदलना जिस तापमान पर होता है उसे हम कहते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। अब विभिन्न तापमान पैमानों में क्या किया जाता है कि 2 पॉइंट निर्धारित किए जाते हैं। जैसे हम सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस ने क्या किया, हिमांक या जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, जल का मेल्टिंग पॉइंट है, उसको मान लिया 0, और जो क्वथनांक बिंदु है उसको मान लिया उन्होंने 100। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो है वो द्रव में बदल जाती है, जल में बदल जाती है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव जो है वो वाष्प में बदलने लगता है। तो उन्होंने 2 पॉइंट डिसाइड कर दिए, एक तो मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, और इन दोनों के बीच में जितना तापमान है उसको उन्होंने 100 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो तापमान है, मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो तापमान है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हम बात करें यहां पर सेल्सियस की, तो सेल्सियस ने क्या किया, मेल्टिंग पॉइंट को मान लिया 0 और बॉइलिंग पॉइंट को मान लिया 100, और साथ ही बीच का जो तापमान है, मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट के बीच का तापमान है, उन्होंने उसे 100 भागों में विभाजित कर दिया। यानी उसको 100 जो है इस तरह से अंशों में विभाजित कर दिया। यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि अंतर कितना है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का, 100। इसी तरह से एक पैमाना है जिसे हम कहते हैं केल्विन। केल्विन यानी के इसका फॉर्मूला रहेगा या इसका सिंबल रहेगा। इन्होंने जल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी बर्फ से जल बनने का जो तापमान है, उसको 273 केल्विन माना, और जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस पैमाने में 373 माना जाता है। यानी इन्होंने भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का अंतर जो है वो 100 रखा। इसी तरह से एक पैमाना है जिसे हम फ़ारेनहाइट कहते हैं, फ़ारेनहाइट कहेंगे। इन्होंने क्या किया कि जल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी बर्फ से जल बनने का जो तापमान है, उसको माना इस तरह से 32 केल्विन, और जल से वाष्प बनने का जो तापमान है उसको मान लिया 212। तो यहां पर इस तरह से देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो अंतर है वो 180 का है। दोनों के बीच में जो अंतर है वो 180 का रखा गया। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, र्यूमर। इस पैमाने में, इसको सी से लिखिए, इस पैमाने में जल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 माना गया है, और बॉइलिंग पॉइंट को माना है 80, और यहां पर दोनों का जो अंतर है वो भी क्या लिया गया है, 80 लिया गया। तो इस तरह से क्या है, विभिन्न तापमान पैमाने जो है वो निर्धारित किए गए। यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और साथ में उन दोनों का अंतर जो है वो इस तरह से डिसाइड किया गया, कितने भागों में उसको डिवाइड किया गया।
तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे इसमें 2 पॉइंट नियत करने हैं, एक तो जल का जो हिमांक बिंदु या जो आइस पॉइंट है, और दूसरा जो स्टीम पॉइंट या क्वथन बिंदु या जहां पर जिस पॉइंट पर जल उबलता है, उन 2 पॉइंट्स को फिक्स कर लेते हैं और फिर उनके बीच का जो तापमान है उसको विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें तापमान पैमानों के प्रकार, तो यहां पर जैसे जो सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला तापमान पैमाना है सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाना, जिसको हम डिग्री सेल्सियस से लिखेंगे। इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन निवासी सेल्सियस ने सन 1730 में किया था। तो एक इंफॉर्मेशन है कि कब ये पैमाना जो है वो इस तरह से विकसित किया गया। इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस मानते हैं तथा उनके बीच के ताप अंतराल को 100 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो वही पॉइंट है कि एक तो हमने हिमांक बिंदु ले लिया, दूसरा जो है भाप बिंदु या स्टीम पॉइंट या जिसको हम क्वथनांक कहते हैं उसको डिसाइड कर दिया और उनके बीच का तापमान जो है वो कितने भागों में बांटा गया है ये यहां पर बताया गया। तो सेल्सियस में यहां पर आप देख सकते हैं कि 0 और 100 तथा इसके बीच का जो तापमान है उसे 100 बराबर भागों में बांटा गया। इसी तरह से फारेनहाइट तापमान में इसका आविष्कार जो है वो जर्मनी के फारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने 1717 में किया था और इसमें हिमांक और भाप बिंदु को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया और दोनों के बीच का जो तापांतराल है वो 180 बराबर भागों में बांटा गया तथा प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो फ़ारेनहाइट पैमाना। फिर अगला देख लेते हैं र्यूमर। इस पैमाने का आविष्कार जो है वो र्यूमर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1731 में किया गया था और इसमें हिमांक और भाप बिंदु को क्रमशः 0 र्यूमर और 80 र्यूमर माना गया और बीच की जो दूरी है यानी बीच का जो तापमान अंतराल है उसको 80 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को 1 र्यूमर कहते हैं। अगला है परम अथवा केल्विन पैमाना। इसे हम परम ताप भी कह सकते हैं, यानी इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहा जाता है, केल्विन। ये ध्यान रखिएगा कि ये तापमान का एसआई मात्रक भी है, इसको तापमान का एसआई मात्रक भी माना जाता है। इसका जो विकास है वो लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 में किया गया था और इस पैमाने में जल का जो हिमांक है वो 273.15 केल्विन, जिसको हम लगभग मान लेते हैं 273 केल्विन के, और भाप का जो बिंदु है स्टीम पॉइंट है क्वथनांक जो है वो 373.15 केल्विन या लगभग 373 केल्विन माना गया और इसमें भी सेल्सियस पैमाने की तरह बीच का जो तापमान है उसको 100 बराबर भागों में बांटा गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग पैमाने हैं और इसमें विभिन्न तापमान पैमानों को किस प्रकार से बनाया गया है। यहां पर हमारी ये जो टेबल है, इस टेबल में आप सारे पैमानों को एक साथ देख सकते हैं कि सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, केल्विन में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसी तरह से फ़ारेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और र्यूमर में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और साथ ही कितने जो अंतर है बीच का जो तापमान है उसको कितने भागों में बांटा गया। अब यहां पर अलग अलग जो तापमान है, तापमान के जो पैमाने, उनको हम आपस में किस प्रकार से संबंधित कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यहां पर हम बना सकते हैं। तो देखते हैं कि विभिन्न तापमान पैमानों में आपस में संबंध किस प्रकार स्थापित किया जाता है। तो जैसे हमने सबसे पहले बात की सेल्सियस पैमाने की, तो यहां पर जैसे हम लिख लेते हैं सेल्सियस पैमाना। अब सेल्सियस पैमाने में लोअर जो पॉइंट है यानी जल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, वो यहां पर लिखा 0 अपॉन में इस पैमाने में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कितने भाग है, कितने अंश हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये 100 भागों में बांटा गया। यहां पर देख लीजिए, जैसे मेल्टिंग पॉइंट लिखा, ठीक है, और अपॉन में कितना अंतर है ये लिख देंगे। अपॉन में यहां लिख देंगे कि कितना अंतर है दोनों पैमानों दोनों पॉइंट्स के बीच में, इक्वल में। अब जो भी पैमाना इसके इक्वल करना है उसका सिंबल लिखेंगे फ़ारेनहाइट, माइनस उसकी लोअर लिमिट लिखेंगे और अपॉन में लिख देंगे कि उसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस। फिर इसी तरह से जैसे केल्विन पैमाना, माइनस लिखा 273 और अपॉन 100
और इसी तरह से र्यूमर पैमाना R-0/80। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न पैमानों में आपस में इस तरह से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए हर में सब में जो है 0 आ रहा है, या इस तरह से इसको हम जो है 20 से जो है कट कर सकते हैं। तो यहां पर हम देख पाएंगे कि C-0 को तो इसी तरह से लिखते हैं C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5 इज इक्वल टू R/4। तो ये विभिन्न तापमान पैमानों में आपस में संबंध जो है वो इस प्रकार होगा। अब अगर हमें किसी एक पैमाने को, या एक पैमाने में जो अगर तापमान दिया गया है उसे दूसरे में बदलना है, तो हम उन दोनों को इस तरह से उपयोग में ले लेंगे। जैसे हमारे पास में C जो है या सेल्सियस पैमाने में कोई तापमान है और उसे हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो हम इन दो पदों का उपयोग कर लेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमारे पास में फ़ारेनहाइट में तापमान है और हमें इसे र्यूमर में बदलना है, तो हम इसके और इस के आपस के संबंध को उपयोग कर लेंगे, बाकी दोनों को छोड़ देंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं कि मानव शरीर का जो तापमान है वो सामान्यतः इस तरह से 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। मानव शरीर का तापमान कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसे हमें फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? तो फॉर्मूला लगाएंगे C/5 इज इक्वल टू F-32/9। इस फॉर्मूले में देखिए कि इन दोनों का उपयोग करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे क्योंकि पूछा जो है हमें फ़ारेनहाइट में गया। तो यहां पर C की वैल्यू रखेंगे 37/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 37 इंटू 9 इज इक्वल टू, अब ये 5 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर आ जाएगा 5F माइनस 160। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 333। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से 333 इज इक्वल टू 5F माइनस 160। अब इसको चेंज करेंगे तो ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो 5F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3, 9 और 439। ठीक है, और यहां से अब इसका जो मान निकालेंगे तो 493/5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा कि अगर कोई पैमाना हमें किसी एक टेम्परेचर में दिया है तो उसको दूसरे में किस प्रकार से बदला जा सकता है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और उसमें सभी पैमानों को आपस में बदल सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि केल्विन पैमाना और जो विभिन्न पैमाने हैं उनका आपस में। यहां पर एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि केल्विन पैमाने में कभी भी नेगेटिव तापमान संभव नहीं है। यानी फिजिक्स में यह माना जाता है कि न्यूनतम पॉसिबल जो टेम्परेचर है, न्यूनतम संभव जो तापमान है वो 0 केल्विन हो सकता है। 0 केल्विन, यानी केल्विन पैमाना कभी भी माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो न्यूनतम जो संभव तापमान है वो कितना हो सकता है? 0 केल्विन। अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करेंगे तो वो कितना होगा? 0 केल्विन। और ये जो 0 केल्विन है इसको परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहा जाता है। तो 3 मार्कर्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एब्सोल्यूट शून्य ताप है या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है वो क्या है। तो किसी भी वस्तु का तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, जिसे परम शून्य ताप कहते हैं, और केल्विन पैमाने पर इसे 0 केल्विन कहा जाता है। इस तापमान पैमाने पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है, यानी अणुओं की जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है वो मिनिमम होगी। अगला पॉइंट है कि विभिन्न तापमापी क्या होता है। ये देखिए, ये तो हमने विभिन्न स्केल या जो पैमाने हैं उनके बारे में बात की कि फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है, र्यूमर है। अब
वो यंत्र जिनकी सहायता से या जिनमें इन तापमान पैमानों का उपयोग करके तापमान को मापा जाता है उनको हम तापमापी या थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। आपने भी इस तरह से जो डॉक्टरी तापमापी है जिससे डॉक्टर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर ज्ञात करते हैं उसको देखा होगा, जिसके अंदर जो मरकरी है पारा भरा होता है और पारा जो है इस तरह से एक कांच की नली में जब उष्मा ग्रहण करके प्रसारित होता है तो वो हमें तापमान को बताता है कि इतना तापमान जो है उस व्यक्ति के शरीर का है। तो यहाँ पर एक तरह से तापमापी बनाने में, थर्मोमीटर बनाने में क्या जो सिद्धांत है वो उपयोग करेंगे कि देखिए विभिन्न पदार्थ हैं, इन पदार्थों को जब उष्मा दी जाएगी या इनको जब इस तरह से तापमान वगैरह दिया जाएगा तो इनके कुछ गुणों में, कुछ भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे या तो इनका जो है इस तरह से आयतन वगैरह चेंज हो सकता है, यानी उष्मा ग्रहण करके ये थोड़ा सा फैलेंगे जिससे इनका आयतन या वॉल्यूम चेंज हो सकता है। या फिर कई बार इस तरह से देखा गया है कि कुछ पदार्थों में तापमान ग्रहण करने से उनका जो प्रतिरोध है, उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी बदल जाता है। तो विभिन्न जो गुण हैं जो कि तापमान पर निर्भर करते हैं उनका उपयोग करके अलग अलग प्रकार के तापमापी या थर्मोमीटर बनाए गए। तो कौन कौन से प्रमुख थर्मोमीटर हैं उनको हम देख लेते हैं और साथ ही देख लेंगे कि उनकी परास या रेंज कितनी, यानी वो किस तापमान से लेकर के कहां तक का तापमान माप सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि तापमापी क्या है, ऐसा यंत्र जिसमें ताप को मापने के लिए पैमाना प्रयुक्त होता है, तापमापी कहलाता है। या वह यंत्र जो किसी वस्तु का ताप मापता है उसे तापमापी कहा जाता है। तो पदार्थ के विभिन्न भौतिक गुणों में ताप के साथ में परिवर्तन होता है, जैसे आयतन या इस तरह से प्रतिरोध वगैरह, और इन्हीं गुणों का उपयोग करके तापमापी बनाए जाते हैं। तो इन गुणों के आधार पर अलग अलग प्रकार के तापमापी निर्मित किए गए। तो कौन कौन से प्रमुख तापमापी हैं? सबसे पहला है लिक्विड थर्मोमीटर, द्रव तापमापी। देखिए द्रव तापमापी में ऐसे द्रव का उपयोग किया जाएगा जो तापमान ग्रहण करके फैल जाते हैं या जिनका आयतन जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो इसी गुण के आधार पर ये थर्मोमीटर या तापमापी बनाए गए हैं। इसमें मुख्यतः अल्कोहल या पारा यूज किया जाता है, यानी अल्कोहल या जो मरकरी है उसका उपयोग करके ये तापमापी बनाए गए। और इसमें क्या किया जाता है कि एक कांच की केश नली यानी एक छोटी सी कांच की नलिका में ये लिक्विड भर दिया जाता है और फिर इनका एक सिरा जब किसी तापमान के संपर्क में या ताप वाली वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो इनके अंदर भरा हुआ जो द्रव है वो उष्मा पाकर के तापमान ग्रहण करके फैलता है और इससे हमें ताप के जो मात्रा है उसकी जानकारी होती। तो प्रत्येक तापमापी में पदार्थ के ऐसे गुण को चुन लेते हैं जो ताप के साथ निरंतर बदलता है। अतः द्रव तापमापी में कांच की केश नली में द्रव जैसे अल्कोहल या पारा स्तंभ की लंबाई तापमान मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें देख लिया जाएगा यहां पर इस तरह से विभिन्न जो लाइंस होंगी जिनमें इस तरह से पॉइंट्स लिखे होंगे कि किस पॉइंट तक जो पारा या अल्कोहल है वो प्रसारित होकर के किस टेम्परेचर तक इस वस्तु या आप कहें कि इस वस्तु का जो तापमान है वो किस रेंज तक। सबसे पहले अगर बात करें परास की, इसकी रेंज क्या है, कहां से कहां तक का तापमान मापा जा सकता है। तो अगर हम इस तरह से अल्कोहल का उपयोग करें तो अल्कोहल का जो इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होने की वजह से ये -115 डिग्री से -115 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान माप सकता है। लेकिन अगर हम मरकरी का उपयोग करते हैं तो मरकरी जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ज्ञात कर सकता है। तो मरकरी के जो तापमापी हैं उनकी परास जो है वो अल्कोहल तापमापी से ज्यादा है। हालांकि दोनों ही जो है वो इस तरह से द्रव तापमापी है, लिक्विड तापमापी, क्योंकि पारा धातु होने के बाद भी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है, एकमात्र ऐसा धातु है जो लिक्विड स्टेट या द्रव अवस्था में मिलता है, बाकी सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो अल्कोहल और द्रव तापमापी अल्कोहल और पारा का उपयोग करके द्रव तापमापी बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है जैसे पारा तापमापी। इसी द्रव तापमापी में एक प्रकार है पारा तापमापी या जिसे हम मरकरी थर्मोमीटर भी कहते हैं। इसी का एक नाम है क्लिनिकल या डॉक्टरी थर्मामीटर।
इसका उपयोग जो है वो मानव शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो छोटी परास का है क्योंकि मानव शरीर का तापमान जो है वो बहुत ज्यादा रेंज में चेंज नहीं होता है, तो मानव शरीर का तापमान नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो रेंज है वो देख सकते हैं कि अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें या डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस से ये जो तापमापी है वो शुरू होता है और इसकी रेंज जो है वो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 43 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यानी ये जो है इस तरह से 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट के बीच काम करता है। और सिद्धांत वही है कि जो पारा है वो ऊष्मा ग्रहण करके फैलता है, तो कांच की जो नली है उसके अंदर पारे का कॉलम कितना ऊपर बढ़ गया, इससे यह पता लगेगा कि उस व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना है। दूसरा है स्थिर आयतन गैस तापमापी। अब स्थिर आयतन गैस तापमापी किस तरह से काम करते हैं इसको समझिए। जैसे गैसों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि गैसों में अगर हम आयतन को स्थिर रखते हैं, यानी जो वॉल्यूम है, आयतन को अगर हम इस तरह से वॉल्यूम को क्या रखें, स्थिर रखें, तो गैसों का जो प्रेशर है वो उनके तापमान के समानुपाती होता है। तो कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ये किस का नियम है जिसमें तापमान और जो दाब है वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। कब? जब किसी गैस का आयतन जो है वो क्या रहे, स्थिर रहे। साधारणतः वैसे ये जो नियम है वो आदर्श गैसों के लिए दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर हम इस तरह से कुछ हद तक इसको अन्य गैसों पर भी प्रयोग कर लेते हैं कि तापमान और प्रेशर एक दूसरे के समानुपाती। तो इस सिद्धांत का उपयोग करेंगे, हम आयतन को स्थिर रख देंगे और फिर जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर में भी परिवर्तन होगा। तो स्थिर आयतन जो गैस तापमापी है इसके अंदर हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाएगा। सामान्यतः इसमें किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का। और इसकी जो परास है, इसकी जो रेंज है उसमें -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापा जा सकता है। तो इस तापमापी की सहायता से -200 से 500 डिग्री सेल्सियस का तापमान मापा जा सकता है। लेकिन अगर हमें इसी तापमापी में -200 से कम या 500 से अधिक का तापमान ज्ञात करना हो, ध्यान रखिए कि -200 से 500 तक अगर ज्ञात करना हो तब तो हम हाइड्रोजन गैस का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें 500 से आगे ज्ञात करना हो, कहां तक, 1500 तक, तब हम इस तरह से यहां पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे। और अगर हमें -200 से कम का तापमान ज्ञात करना हो, यानी -200 से लगभग -268 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हमें ज्ञात करना हो, तब हम यहां पर हीलियम गैस का उपयोग करेंगे। तो इस गैस तापमापी के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह स्थिर आयतन पर तापमान के साथ में गैस के दाब में होने वाले परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है और इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाएगा। लेकिन अगर और इसकी रेंज जो है वो -200 से 500 डिग्री सेल्सियस रहेगी। लेकिन अगर 500 से ज्यादा का तापमान ज्ञात करना है तो वहां पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे। और अगर -200 से कम और कहां तक, -268 तक का तापमान ज्ञात करना है तो वहां पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग, हीलियम गैस का उपयोग करेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट है कि 500 से अधिक और 1500 डिग्री सेल्सियस तक का हो तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना है। और अगर -200 से नीचे यानी -268 तक तापमान ज्ञात करना हो तब वहां पर हम हीलियम गैस का उपयोग करेंगे। और सिद्धांत वही है जैसा कि अभी हमने बात की कि स्थिर आयतन पर हाइड्रोजन गैस के दबाव में परिवर्तन हो जाता है अगर उसका तापमान बदलता है। तो ये इस तरह से स्थिर आयतन गैस तापमापी। अगला है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। देखिए ये इस सिद्धांत पर काम करता है कि तापमान बढ़ने पर जो धातु हैं उनका प्रतिरोध बदल जाता है। तापमान बढ़ने पर किसी धातु का प्रतिरोध बदल जाता है। इस सिद्धांत पर यह तापमापी काम करता है। इस तापमापी में ताप परिवर्तन के साथ भौतिक गुण जैसे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस में परिवर्तन आ जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब है किसी चालक पदार्थ से धारा जब बहती है तो इस धारा बहने के रास्ते में
जो भी रुकावट है, जो भी इसके बीच में जो धारा के मार्ग में जो भी अड़चने आती हैं, उसको हम कहते हैं प्रतिरोध। तो धारा के मार्ग में आने वाली जो रुकावट है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो जैसे जैसे किसी धातु या चालक का तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। इसी सिद्धांत पर ये जो प्रतिरोध मापी है, प्लेटिनम प्रतिरोध मापी है, वो काम करते हैं। अब इनका परास जो है वो कितना है कि 1200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इनमें मापा जाता है, यानी तापमान की एक अधिक सीमा इनमें प्रयोग की जाती है। अब तक जो हम तापमान भी देख रहे थे वो 500 या थोड़ा बहुत अगर चेंज करें तो 1500 तक माप सकते हैं, लेकिन यहां पर हम सीधे सीधे 1200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। अब सिद्धांत वही है कि किसी धातु के तार का विद्युत प्रतिरोध तार का ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। यही गुण तापमापी का सिद्धांत है। अब एक और इसमें है ताप युग्म तापमापी। ताप युग्म तापमापी, देखिए ये जो तापमापी है वो सीबेक प्रभाव पर काम करता है। ताप युग्म का मतलब क्या है? दो अलग अलग जो धातु हैं उनके कॉम्बिनेशन का, उनके युग्मों का प्रयोग करके उसके अंदर इस तरह से तापमान ज्ञात किया जाता है। पहले सीबेक प्रभाव को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दो तार लिए, एक तार किसी और धातु का है और दूसरा तार जो है वो किसी अन्य धातु का है, और इन दोनों का जो इस तरह से संयोजन है वो अलग अलग जल के संपर्क में आते हैं। जैसे यहां पर हमने इस तरह से ठंडा जल भरा और यहां पर जो जल है उसका तापमान अधिक है, ठीक है, यानी इस जो युग्म है उसको इस क्षेत्र में लाए जिसका तापमान अधिक है, यानी आप कहें गर्म जल। तो चूंकि दोनों संधियों को हम अलग अलग जो है इस तरह से ताप के ऊपर रख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इस तापमान के अंतर के कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसी प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहा जाता है। सीबेक प्रभाव कहा जाता है। तो कुछ ऐसे तापमापी हैं जिनके अंदर तापमान के मापन के लिए कुछ इस तरह से ताप युग्मों का, दो अलग अलग धातुओं से बने ताप युग्मों का प्रयोग किया जाता है। अब इस तापमापी का जो परास है वो -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और यह किस पर काम करता है? यह सीबेक प्रभाव पर काम करता है। तो सीबेक प्रभाव यहां पर देख सकते हैं कि जब दो विभिन्न धातु युग्मों जैसे एंटीमनी और बिस्मिथ या तांबा व लोहा को के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं, जैसा कि अभी हमने यहां पर देखा, एक बंद परिपथ बनाया और फिर इन संधियों को, इनकी जो दोनों संधियां उनको अलग अलग तापमान पर रखते हैं, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे परिपथ में धारा बहने लगती। अब यहां पर इस तरह से जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो यहां पर एक धारा बहने लगेगी। इसे ताप विद्युत धारा या थर्मो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं, और इस प्रभाव को हम सीबेक प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो इस प्रभाव का उपयोग करके तापमापी बनाए जाते हैं। अगला एक है कि प्रकाशित उत्तापमापी या ऑप्टिकल पायरोमीटर, यानी बहुत अधिक तापमान, या आप कहें कि अब तक जो हमारे तापमापी थे उनसे भी अगर हमें ज्यादा तापमान ज्ञात करना हो तो हम इस प्रकाशित उत्तापमापी या ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। अब इसके द्वारा उच्च तापमान का मापन किया जाता है और इसकी रेंज कितनी है? 800 से 2700 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसे मापा जा सकता है। अब अगर बात करें सिद्धांत की, तो ये जो तापमापी है वो वीन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम पर काम करता है। यानी वीन का जो विकिरण संबंधी विस्थापन नियम है वो ये बताता है कि किसी तप्त वस्तु यानी बहुत ही गर्म वस्तु से उत्सर्जित जो विकिरण है, उत्सर्जित जो सर्वाधिक ऊर्जा वाली विकिरण है, यानी ऐसी विकिरण जिसकी ऊर्जा का मान कम या लैम्डा का मान अधिक, ऊर्जा का मान अधिक और लैम्डा का मान कम होता है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो वस्तु के परम ताप यानी उसके केल्विन पैमाने में जो तापमान है उसके या उन दोनों का गुणनफल नियत रहता है। तो एक नियम है कि मान लीजिए कि एक कोई वस्तु है जिसको बहुत ज्यादा गर्म किया जाए, तो उस वस्तु से जो सर्वाधिक ऊर्जा वाले जो तरंग दैर्ध्य निकलेंगे और साथ ही उस वस्तु का तापमान
का जब हम गुणनफल लें तो ये एक कांस्टेंट राशि, एक नियतांक बनता है। तो वीन का विस्थापन नियम इस आधार पर प्रकाश तापमापी या प्रकाश उत्तापमापी बनाए गए हैं, जिसे हम ऑप्टिकल पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। फिर संपूर्ण विकिरण तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, यानी ये एक ऐसा तापमापी है जिससे हम बहुत ज्यादा तप्त वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। तो वे तापमापी जो बहुत उच्च तापमान का उपयोग करते हैं उन्हें पायरोमीटर कहा जाता है, और इनका परास जो है वो बहुत अधिक होता है, जो सूर्य जैसी वस्तुओं का ताप भी ज्ञात कर सकता है। तो परास कितनी होगी? 800 से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस, यानी मिनिमम 800 डिग्री से लेकर के अधिकतम 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान ये ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो है इस तरह से सिद्धांत है वो उस बात पर निर्भर करता है कि ये उच्च ताप पर किस प्रकार के विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो ये 800 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को ज्ञात करने में प्रयुक्त नहीं होंगे। और ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ये काम करते हैं स्टीफन के नियम पर, ठीक है। और स्टीफन का नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु उच्च ताप पर है तो उस वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो विकिरण उत्सर्जित होगी उसकी मात्रा वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती। यानी एक ऐसा नियम जिसे हम कह रहे हैं स्टीफन का नियम, इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई वस्तु है जो कि बहुत अधिक तापमान पर, तो उस वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितने विकिरण उत्सर्जित होंगे, इस उत्सर्जित विकिरण की जो मात्रा है वो उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। सिंपल सा कहने का मतलब है वस्तु जितनी गर्म होगी वो उतनी ही अधिक मात्रा में विकिरण उत्सर्जित करेगी, और इसी आधार पर जो है इस तापमापी का निर्माण किया गया है। तो ये हमारे जो विभिन्न तापमापी हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें किस रेंज का तापमान ज्ञात किया जा सकता है, वो अभी हमने इस तरह से विभिन्न स्लाइड्स में देखा। तो द्रव तापमापी, गैस तापमापी, या इस तरह से प्रकाशीय तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, या जो अंतिम अभी इस तरह से देखें संपूर्ण विकिरण तापमापी। तो ये विभिन्न प्रकार के तापमापी हैं जिनसे तापमान को मापा जाता है। तापमान को ज्ञात करने के लिए जो पैमाने, जो स्केल है, वो भी हमने बात की, जैसे सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, र्यूमर वगैरह क्या होता है, वो सारे पॉइंट्स। और तापमापी वो उपकरण जिनमें पैमानों का उपयोग करके तापमान को मापा जाता है। अब अगला एक पॉइंट देखते हैं जिसे हम कहते हैं तापीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। देखिए तापीय प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? सामान्यतः जो वस्तुएं होती, जैसे अगर हम ठोस वगैरह की बात करें, वैसे द्रव और गैस में भी यह सिद्धांत लगता है कि अगर हम बात करें कि जो पदार्थ है या जो वस्तुएं हैं, ये जब ऊष्मा ग्रहण करती, जब ये ऊष्मा ग्रहण करेगी, तो इनके भौतिक राशियों में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे इनकी लंबाई, क्षेत्रफल या इनके आयतन में परिवर्तन आ जाता है। लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन में परिवर्तन आ जाता है, और इस प्रक्रिया को हम तापीय प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट है कि वस्तुएं या जो पदार्थ हैं वो ऊष्मा ग्रहण करके, तापमान ग्रहण करके अपनी भौतिक राशियों में परिवर्तन कर लेती है, या वस्तुओं की लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन में परिवर्तन हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को तापीय प्रसार कहा जाता है। तो तापीय प्रसार क्या है कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ने से उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव है, जैसे उनका आकार, जैसे लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। आप कहें कि अगर तीनों एक साथ बदल रहे हैं तो आयतन हो जाएगा, दो स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है तो क्षेत्रफल, या फिर इस तरह से एक राशि में परिवर्तन हो रहा है तो इसे हम लंबाई में प्रसार कहेंगे। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या तीनों में अलग अलग या तीनों में एक साथ परिवर्तन हो, तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है इसे तापीय प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। लंबाई में प्रसार को रेखीय प्रसार कहेंगे, यानी अगर कोई वस्तु ऊष्मा पाकर के लंबाई में बढ़ रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? रेखीय प्रसार। और अगर क्षेत्रफल में प्रसार हो रहा है तो इसे क्षेत्रीय प्रसार, और अगर आयतन में प्रसार हो रहा है तो इसे
आयतन प्रसार कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कोई धातु का तार है, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी, इसे रेखीय प्रसार कहेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास में धातु की एक पटल है, इस तरह से एक पट्टिका है धातु की, और इसको हम गर्म करेंगे तो इसका क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इसे क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे। और अगर एक इस तरह से धातु का कोई घन है, कोई घन है धातु का, और इसको अगर गर्म करेंगे तो इसका आयतन बढ़ जाएगा और इसे हम आयतन प्रसार कहेंगे। समान मात्रा में ऊष्मा दिए जाने पर भिन्न भिन्न पदार्थों का जो प्रसार है वो भिन्न भिन्न अनुपात में होता है। किस पदार्थ का कितना प्रसार होगा यह उनके प्रसार गुणांक पर निर्भर करता है। यानी कुछ वस्तुओं में प्रसार अधिक होता है, कुछ में कम होता है। समान ऊष्मा देंगे तो कुछ जो पदार्थ है वो अधिक प्रसारित होंगे और कुछ जो पदार्थ है वो कम प्रसारित होंगे। तो ये किस बात पर निर्भर करेगा, यह उनके प्रसार गुणांक पर निर्भर करेगा। तो जिनका प्रसार गुणांक ज्यादा होगा वो ज्यादा जो है इस तरह से प्रसारित होंगे, और जिनका प्रसार गुणांक कम होगा वो कम प्रसारित होंगे। यह प्रसार ठोसों में सबसे कम और गैसों में सबसे ज्यादा होता है। ठोसों में सबसे कम इसलिए होगा क्योंकि ठोसों के जो अणु हैं वो आपस में दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए हैं, और जब ऊष्मा उनको मिलेगी तो वो जल्दी से एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे, इसलिए उनका प्रसार कम होगा। लेकिन चूंकि गैसों के अणुओं के बीच में जो अंतराणुविक बल है वो बहुत कमजोर है, तो इनको थोड़ी सी ऊष्मा मिलने पर ये क्या हो जाता है, दूर दूर होना या फैलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गैसों में जो प्रसार है वो सर्वाधिक होता है। अब अगला पॉइंट है रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार का मतलब है लंबाई में अगर वृद्धि होती, जैसे किसी ठोस प्रसार, या जैसे जब किसी ठोस का प्रसार एक रेखा के अनुदिश हो, यानी सिर्फ लंबाई में वृद्धि हो, तो इस प्रकार का जो प्रसार है वो रेखीय प्रसार कहलाता है। जैसे पतली छड़ें हैं, उनको गर्म करने पर उनका रेखीय प्रसार होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु अगर क्षेत्रफल में वृद्धि कर रही है, जैसे किसी पटल को गर्म किया जाता है, पटल का मतलब कोई पट्टिका वगैरह, धातु की पट्टिका को गर्म किया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यानी उसकी लंबाई व चौड़ाई दोनों में वृद्धि होगी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे। इसी तरह से आयतन प्रसार, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे किसी घनाकार ब्लॉक को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों में वृद्धि हो जाती, अर्थात किसी ब्लॉक के आयतन में वृद्धि हो जाती है, तो इस प्रकार को आयतन प्रसार कहेंगे। तो आयतन प्रसार में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में वृद्धि होगी। तो तीन अलग अलग जो है इस तरह से प्रसार के जो प्रकार हैं, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। तापीय प्रसार के अनुप्रयोग, अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तापीय प्रसार के अनुप्रयोग क्या है। जैसे कांच की बोतल में लगा धातु का ढक्कन जब नहीं खुलता है तो बोतल का मुंह थोड़ा सा बोतल का मुंह गर्म पानी में डाल दिया जाता है। क्योंकि कांच की अपेक्षा धातु का उसमें प्रसार अधिक होता है, तो जो ढक्कन ढीला होकर खुल जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कांच की बोतल है और उसके ऊपर इस तरह से धातु का एक कैप लगा है और ये इस तरह से टाइट हो गया है, सर्दियों वगैरह में ये थोड़ा सा सिकुड़ गया है जिससे ये खुल नहीं रहा है। तो इसके ऊपर अगर हम गर्म पानी डालेंगे तो धातु का प्रसार चूंकि ज्यादा होगा कांच से, कांच का भी थोड़ा प्रसार होगा लेकिन धातु का प्रसार ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये जो ढक्कन है वो थोड़ा सा लूज होकर के निकल जाएगा। जब कांच के ग्लास में एकाएक गर्म दूध डाला जाता है तो वह टूट जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। जैसे हम बात करें कि एक कोई मान लीजिए कि कांच का ग्लास है, थोड़ा सा मोटे कांच का ग्लास है, तो उसमें क्या करेंगे, अगर जैसे ही कोई गर्म वस्तु डालते हैं जैसे गर्म चाय या गर्म दूध वगैरह, तो इसकी जो आंतरिक सतह है, आंतरिक सतह जैसे ही इस गर्म पदार्थ के संपर्क में आएगी वो फैलना स्टार्ट कर देगी। लेकिन चूंकि बाहरी सतह उस अनुपात में नहीं फैलेगी तो जिसकी वजह से अनुपात गड़बड़ा जाएगा, और अनुपात गड़बड़ा जाएगा तो यहां पर इस तरह से कई बार हम देखते हैं कि कुछ चटकन या दरारें से आ जाती। ऐसा तब भी हो सकता है जब हम इसमें एकाएक बर्फ वगैरह डाल दें, क्योंकि बर्फ डालेंगे तो अंदर की सतह सिकुड़ेगी और बाहर की सतह चूंकि उस अनुपात में नहीं सिकुड़ेगी, तो दोनों का अनुपात गड़बड़ा जाने से यहां पर चटकन उत्पन्न हो जाएगी। तो कांच वगैरह के जो ग्लास है वो गर्म दूध, चाय वगैरह के संपर्क में आने पर चटक जाते हैं, इसका कारण भी ऊष्मीय प्रसार है। टेलीफोन के दो खंभों के बीच में तार कुछ ढीला बांधा जाता है। जैसे मान लीजिए एक टेलीफोन का यहां पर पोल है और दूसरा पोल यहां पर है,
तो उनके बीच में जो वायर लगाई जाएगी, जैसे एक टेलीफोन का पोल है, ये दूसरा पोल है, तो उनके बीच में जो वायर लगाई जाएगी वो थोड़ी सी लूज लगाई जाएगी इस तरह से, क्योंकि अगर इसको बहुत ज्यादा कसकर यहां पर बांध देंगे तो जब सर्दियां होंगी तो ये थोड़ा सिकुड़ेगा, और सिकुड़ने की वजह से हो सकता है कि ये टूट जाए। तो थोड़ा सा लूज अगर यहां पर लगाएंगे या लूज बांधेंगे तो इसकी वजह से अगर ये सर्दियों में सिकुड़ता भी है तो इससे टेलीफोन के तार टूटेंगे नहीं। ठीक है, तो ये अनुप्रयोग भी इस तरह से जो है तापीय प्रसार का। इसी तरह से रेल की पटरियां बिछाते समय दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है। जैसे एक रेल की ये पटरी यहां पर लगाई, फिर दूसरी पटरी जब यहां पर लगाएंगे तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां पर उष्मा पा करके जब ये पटरी थोड़ी सी फैलेगी तो अगर दोनों पटरियां एक साथ लगा दी जाएं और उनके बीच में कोई गैप ना हो तो जगह ना मिलने से वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती। इसीलिए दो रेल पटरियों के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है ताकि प्रसारित होने पर उनका जो आकार है या उनका जो इस तरह से जो भी जिस भी क्रम में वो बिछाई गई थी वो चेंज ना हो। तो ये इस तरह से रेखीय प्रसार वगैरह का जो हमारा टॉपिक था, कि रेखीय क्षेत्रफल और आयतन प्रसार का जो टॉपिक था, तो ये तापमान से संबंधित हमारा जो पॉइंट है, और इसमें हमने विभिन्न पॉइंट्स को डिस्कस किया, जैसे कि विभिन्न तापमान पैमाने, विभिन्न तापमान मापन क्या होता है, तापमान पैमाने कौन कौन से हैं, तापमान पैमानों के प्रकार क्या है, फिर थर्मामीटर या जो तापमापी है वो क्या होता है, और फिर तापीय प्रसार। तो ऊष्मा का जो टॉपिक है उसमें ताप एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस ताप के पॉइंट को हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो अगले लेक्चर में हम ऊष्मा से संबंधित जो कुछ बचे हुए टॉपिक हैं, जैसे ऊष्मा गतिकी के जो नियम हैं, न्यूटन का शीतलन नियम है, किरचॉफ का नियम है, या वाष्पन वगैरह क्या होता है, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।